EMFT एंड वेव प्रोपगेशन के लेक्चर सीरीज में अब तक हमने बेसिक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, बेसिक वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट देखा, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिस्कस किया और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक दूसरे में कन्वर्जन देखा। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लाइन, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखा गया। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेसिक अलजेब्रा का, तो अब हमें क्या करना है कि बेसिक वेक्टर अलजेब्रा पे और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमें प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन देखना है वेक्टर बी पे। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताता है। जैसे अगर हमें ए का डायरेक्शन देखना है, ए का प्रोजेक्शन देखना है बी की डायरेक्शन में, तो उससे हम क्या करेंगे, ए डॉट पी करेंगे और ए कॉस थीटा जो कंपोनेंट होगा, तो उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए कि थीटा कितना है, या ए कॉस थीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता हो। तो अगर ए कॉस थीटा हम लेते हैं, मीन्स एंगल जो है थीटा वो ए और बी के बीच में एंगल है, और जो ए कॉस थीटा कंपोनेंट है वो वेक्टर बी के डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट है। अगर बी कॉस थीटा देखते हैं तो बी कॉस थीटा जो होगा वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में वेक्टर बी का प्रोजेक्शन होगा। तो अगर हमें ए का फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर बी की डायरेक्शन में, तो प्रोजेक्शन वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा इसका मतलब हमें निकालना है। ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे वेक्टर ए और बी का। तो ए डॉट बी क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दिया जाता है ए इंटू डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा। हमें चाहिए क्या, हमें ए कॉस थीटा चाहिए। तो ए कॉस थीटा अगर देखना यहां से क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से देखते हैं वेक्टर ए कितना हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है 4ay प्लस 10az, मीन्स इसमें x का कंपोनेंट नहीं है तो x को हम लिख सकते हैं 0ax प्लस 4ay प्लस 10az। वेक्टर बी को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी में z का कंपोनेंट नहीं है तो 0 पुट करेंगे, 2ax प्लस 3ay प्लस 0az। दोनों वेक्टर को कंप्लीट रिप्रेजेंट कर लेंगे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में। अब यहां से देखेंगे हमें किन क्वांटिटीज की जरूरत है, ए डॉट बी की जरूरत है और मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी देखते हैं कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0ax प्लस 4ay प्लस 10az डॉट 2ax प्लस 3ay प्लस 0az। तो डॉट करेंगे इसका
x का x के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस y का y के साथ मल्टीप्लाई 12 प्लस 10 का z के साथ मल्टीप्लाई 10 इंटू 0 0। तो मॉड ऑफ वेक्टर b आ जाएगा 12, a डॉट b आ जाएगा 12। और मॉड ऑफ वेक्टर b देखेंगे तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर b, अगर कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर a गिवन है, a इज इक्वल टू ax प्लस by, ax प्लस ay प्लस az, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो अगर वेक्टर b का मॉड्यूलस देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है, तो हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ वेक्टर b क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0। ये यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 13, रूट ऑफ 13, मीन्स a cos थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 12 अपॉन रूट ऑफ 13। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर a का कंपोनेंट जो आएगा वेक्टर b के डायरेक्शन में वो आएगा 12 अपॉन रूट 13। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, तो प्रोजेक्शन यहाँ कैसे देखा जाता फिर, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि वेक्टर b का प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर a के डायरेक्शन में, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ता b cos थीटा। b cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a का मॉडुलस देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मीन्स 16 प्लस 100, रूट ऑफ 116। तो वेक्टर b का वेक्टर a के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आ जाएगा 12 अपॉन 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर a, वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर a के पैरेलल डायरेक्शन में है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, गिवन है वेक्टर a इज इक्वल टू 5ax माइनस 2ay, 5ax माइनस 2ay प्लस az। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है ab, फाइंड a यूनिट वेक्टर ab such that ab is parallel to वेक्टर a। तो वेक्टर a के पैरेलल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर देखना है, तो
जब इसमें यूनिट, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में देखना है तो पहले हम कंसीडर करेंगे किस डायरेक्शन में देखना है, ए बी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए जो वेक्टर ए के वेक्टर ए के पैरेलल हो। तो पहले हम कंसीडर करते हैं यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स ए बी इज इक्वल टू बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। मान लिया ए बी डायरेक्शन में, मान लिया यूनिट वेक्टर ए बी के कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में बी एक्स बी वाई और बी जेड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए के पैरेलल डायरेक्शन में। तो अगर हमें बी एक्स पता चल जाए, हमें बी वाई पता चल जाए, हमें बी जेड अगर पता चल जाए तो हम इस ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन डायरेक्शन में। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर ए के पैरेलल डायरेक्शन में है, तो कंडीशन हमने देखा था जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे, तो कोई भी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। मींस ए डॉट बी अगर जीरो है तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसे ही अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, मींस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, मींस उनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का है। तो इसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए बी और वेक्टर ए एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है मीन उनके बीच में एंगल 0 है। अगर एंगल 0 है तो वेक्टर ए बी का और वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन गिवन है बिकॉज ए बी एंड वेक्टर ए आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर पैरेलल है, और थीटा अगर 0 डिग्री है तो हम क्या देखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। थीटा क्योंकि 0 है, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है वेक्टर ए बी का और ए का, जब दो वेक्टर गिवन है, पहले इससे पहले डिस्कस हो चुका है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर ए गिवन है, मान लिया दो वेक्टर हैं, कोई वेक्टर है ए जिसके कंपोनेंट्स हैं एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। एक और वेक्टर है पी जिसके कंपोनेंट्स हैं ए बी और सी। तो अगर हम ए क्रॉस पी करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड एक्स वाई जेड ए बी सी। इस तरीके से इस मैट्रिक्स का यूज करके हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0 आना चाहिए। यहाँ से हम एक पैरामीटर हमें पता है एक्स वाई जेड मान लिया पता है, तो हम ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं
तो हम देखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी कितना है, कंसीडर किया था हमने बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, ये वेक्टर ए बी है। सॉरी, तो ए एक्स ए वाई ए जेड वेक्टर ए के कंपोनेंट्स 5 -2 1, वेक्टर ए बी के कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0 हो जाएगा। हम यहाँ से देखेंगे क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, पहले एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे कंपोनेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा -2 बी जेड माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, -2 बी जेड माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, माइनस, पहले तो माइनस लिख देंगे ए वाई कंपोनेंट देखने के लिए, 5 बी जेड 5 बी जेड 5 बी जेड माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं बी एक्स माइनस 5 बी जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और जेड डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट देखते हैं तो हम वैल्यू क्या, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 5 बी वाई प्लस 2 बी एक्स इज इक्वल टू 0। 3 अननोन बी एक्स बी वाई और बी जेड, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो हम तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बी एक्स बी वाई और बी जेड की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी एक्स, और यहाँ से तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी एक्स बी वाई और बी जेड। बी एक्स आ जाएगा (5/√30), बी वाई आ जाएगा -2/√30 और बी जेड आ जाएगा 1/√30। तो इस तरीके से बी एक्स बी वाई और बी जेड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाने के बाद हम वेक्टर बी को क्या लिख ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। तो बी एक्स बी वाई और बी जेड तीनों कंपोनेंट की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो वेक्टर ए के पैरेलल डायरेक्शन में होगा। इसमें हमने यूज क्या किया, जो रिलेशन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इफ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दो पॉइंट्स गिवन है स्पेस में, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है।
एक पॉइंट है ए, गिवन है 2 3 -1, 2 3 -1। एक और पॉइंट है बी 4 30 डिग्री 2, 4 30 डिग्री 2। अब क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड, इसमें कहीं एंगल नहीं दिख रहा है। इसमें एंगल दिख रहा है लेकिन एक ही एंगल है, रो फाई और जेड। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं रो फाई और जेड, मींस ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, एक एंगल है। तो अगर यहाँ से रिलेट करेंगे तो ये पता चलेगा ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पॉइंट ए और ओरिजिन के बीच में, ओरिजिन और पॉइंट ए के बीच में हमें डिस्टेंस पता करना है, पॉइंट बी और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस पता करना है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस पता करना है। तो अगर दो पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो मान लिया दो पॉइंट है P और Q, तो P और Q के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस जो देखते हैं वो होता है x2 - x1 ax प्लस y2 - y1 ay प्लस z2 - z1 az। अगर स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखना है तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 तीनों कंपोनेंट होते हैं। अब हमें पॉइंट गिवन है ए और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, मींस 2 3 -1 एंड ओरिजिन का मतलब 0 0 0 के बीच में हमें डिस्टेंस देखना है। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, जो ए और ओरिजिन के बीच में जो वेक्टर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 0 -2 ax प्लस 0 -3 ay प्लस 0 + 1 az। तो ये वेक्टर आ जाएगा -2 ax -3 ay प्लस az। यहाँ से हम देखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर आर को क्या लिखेंगे, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 + 9 + 1, ये आ जाएगा रूट ऑफ 14। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट ए और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस। अब हमें देखना है पॉइंट बी और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट बी गिवन है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, हम क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद पॉइंट बी और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट बी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला हमें पता है कैसे कन्वर्ट करना है। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, रो कॉस फाई, रो की वैल्यू कितनी है 4, तो रो की जगह 4 रख देंगे, और फाई कितना है 30, 4 cos 30, cos 30 की वैल्यू 4 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3। y क्या होगा, रो sin 30 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2, और z इज इक्वल टू z, मीन्स
z इज इक्वल टू 2। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर दिया गया 2√3, 2 एंड 2। अब यहाँ से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस देखना है, तो पॉइंट बी और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 2√3 ax माइनस 2 ay माइनस 2 az। क्यों? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0। तो हम वेक्टर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे? 0 माइनस 2√3 ax, 0 माइनस 2 ax, 0 माइनस 2 az। तो अगर डिस्टेंस देखना चाहते हैं मॉड्यूलस पॉइंट बी और ओरिजिन के बीच में, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट ऑफ 12 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 20। अब अगले क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? पॉइंट एक तो पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों पॉइंट्स हैं, और किन्हीं भी अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखना है तो पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम उसका मॉड्यूलस ले लेंगे। तो वेक्टर हम लिखेंगे आर ए बी, वेक्टर आर ए बी इज इक्वल टू 2√3 माइनस 2 ax प्लस 2 माइनस 3 2 माइनस 3 ay प्लस 2 माइनस माइनस 1 2 माइनस माइनस 1 az। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 2√3 माइनस 2 ax माइनस ay प्लस 3az। तो अगर हम मॉड्यूलस देखना चाहते हैं वेक्टर आर का, मॉड ऑफ आर ए बी, तो हम क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 2√3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये वेक्टर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? एक वेक्टर गिवन था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस वेक्टर और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस चाहिए था 0 0 0 के बीच में। तो वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू ओरिजिन फाइंड आउट कर लिया हमने, उसके बाद उसका मॉड्यूलस ले लिया। फिर हमें क्या चाहिए था? एक पॉइंट जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, उस पॉइंट और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस चाहिए था। तो पहले हमने क्या किया? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लिया, ये फार्मूला यूज करके। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पॉइंट्स मिल जाने के बाद हमने आर बी वेक्टर फाइंड आउट किया, मीन्स पॉइंट बी को ओरिजिन से जोड़ने वाला वेक्टर फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने उसका मॉड ले लिया। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए था, तो पॉइंट ए हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पॉइंट बी हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम ए से बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकाल लेंगे इस तरीके से, y2 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 करके। उसके बाद उसका मॉड्यूलस ले लेंगे, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम का कन्वर्जन एक दूसरे में, और
जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल टू कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, वो कन्वर्जन उस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे जो एग्जाम में भी आता है। थैंक यू।